हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान एंड वेलकम टू द लॉ टेम्पल। सीपीसी सीरीज़ हम देख रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जल्दी से पहले उसको देख लीजिए। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्डर 1 to 20A। एक ही लेक्चर में ये सारे ऑर्डर आपके तैयार हो जाएंगे और सिर्फ नंबर्स नहीं, आपको ब्रीफली मैंने इससे इंट्रोड्यूस भी कराया है जिससे आपके दिमाग में एक आउटलाइन बन सके और आपको आगे जाके वो चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आएँ। और साथ ही मैंने बताई हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 सूट्स इन जनरल। इसको आप ऑर्डर अगर पढ़ने जा रहे हैं तो ऑर्डर 1 से लेकर के 20A जो है ये इसी से डील करता है। सबसे पहले देखेंगे पार्टीज टू सूट जिसका नंबर है ऑर्डर 1। ठीक, दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्लेंटिफ, दूसरा डिफेंडेंट यानी कि वादी और प्रतिवादी। अगर मैं आपसे कहूँ कि मिस्टर ए, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है डोरेमोन से और नोबिता से, मैं आपको 100 टन्स ऑफ राइस सो एंड सो डेट को दूंगा। अब ये देने से मना कर देते हैं। अब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया तो क्या ऐसा होगा इसको अलग सूट लेके आना होगा और इसको अलग? नो, दोनों ही एक साथ सूट फाइल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेंटिफ बनेंगे और ये डिफेंडेंट। बेसिकली हम जॉइंडर कर रहे हैं, यानी कि दो प्लेंटिफ्स को कंबाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि दोनों का ही कॉज ऑफ एक्शन एक हो, यानी कि क्या है, 100 टन्स ऑफ राइस डिलीवर नहीं होना समय पे। तो जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ ही नहीं, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट भी होता है। सब्स्टिट्यूशन भी किया जा सकता है कि उसकी जगह किसी और वादी को लेके आ जाना, या फिर रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एक पर्सन हज़ारों लोगों को जिनका कॉज ऑफ एक्शन सेम है उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की बातों से हम ऑर्डर 1 में डील करते हैं और ये कहता है पार्टीज टू सूट, जो कि हर एक सूट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है कि पहले पक्षकार तो लेकर के आओ, उसके बाद आप वाद लेकर के आइएगा। क्योंकि ये पहला इंग्रेडिएंट होता है पक्षकार लेकर के आना, इसलिए इसका ऑर्डर नंबर है 1। अब हम देखेंगे ऑर्डर नंबर 2 जो कहता है फ्रेम ऑफ सूट यानी कि वाद की विरचना। बेसिकली अगर यहाँ पे एक लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है, ये लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है। अब जो किराया लेना था वो 1200 रुपये साल का किराया है। 2015, 16, 17 ये तीनों सालों से बी ने 1 रुपया भी जमा नहीं किया है। इसके बावजूद ए जो है, जो मकान मालिक है, वो 2018 में केस लेकर के आता है, वाद लेकर के आता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए, 2016 वाले किराए के लिए। अब वो चाहता तो 15 और 17 के लिए भी लेकर के आ सकता था, बट उसने नहीं किया ऐसा। तो इससे मैं आपको कहना क्या चाहती हूँ, बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ सूट ये बताता है कि भाई अगर आपको किसी से कुछ प्रॉब्लम है तो जो भी प्रॉब्लम है वो अगर एक ही केस में सॉल्व हो सकती है, एक ही केस में आप सारे रिलीफ ले सकते हैं, तो वो ले लिए जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आप वाद यानी कि सूट लेकर के नहीं आ सकते। तो इस इलस्ट्रेशन में अब मिस्टर ए 2015 और 2017 के लिए बाद में जाकर के किराया नहीं मांग सकते। तो इस तरीके के प्रोविजंस रूल्स कहाँ दिए हुए हैं, ऑर्डर नंबर 2 में। क्योंकि अगला मुद्दा जो है वो यही होता है सूट का, पार्टीज़ के बाद, कि आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है और कॉज ऑफ एक्शन के लिए आपको रिलीफ होना चाहिए, और वो डील करता है ऑर्डर नंबर 2 से। सो दूसरा इंग्रेडिएंट जो बताता है कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वहाँ पे आएगा फ्रेमिंग ऑफ सूट, और ये है ऑर्डर नंबर 2। अब तीसरा मुद्दा जो है वो ये है कि तीसरी पार्टी कौन होगी पूरे वाद में। दो तो पार्टीज हो गई, एक है प्लेंटिफ, एक है डिफेंडेंट। अभी तीसरा जो बंदा आएगा पूरे मामले में वो होता है वकील साहब। और क्योंकि ये तीसरी पार्टी है इसलिए आप याद रख सकते हैं कि ये ऑर्डर नंबर भी क्या होगा, 3।
ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, यानी कि मान्यता प्राप्त अभिकर्ता और प्लीडर। मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी में जाएंगे जहाँ हिंदी जो है बोली जाती है, वहाँ पे आपसे ट्रांसलेशन ज़रूर कराया जाता है। अगर हम बात करें RJS के मेंस की, 2019 में ये पेपर जो हुआ था उसमें यही क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा गया था अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर के नाम से। फिर आते हैं ऑर्डर नंबर 4 पर। अब अगर चौथी पार्टी कोई इन्वॉल्व हो रही है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, प्लीडर के बाद, तो वो होगा कोर्ट। देखो 1 2 3 4, तो ऑर्डर नंबर भी क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इसका रेलेवेंट सेक्शन है 26 सेक्शन को आप हमेशा ऑर्डर 4 के साथ पढ़ते हैं। ये दोनों ही मिलके बताते हैं कि सूट कैसे लाया जाता है। अगर आप सेक्शन नंबर 26 को भी देखोगे तो 6 - 2 = 4, तो ऑर्डर नंबर 4 एंड सेक्शन नंबर 26। ठीक है, अगर आप इस ऑर्डर को देखोगे तो ये बताता है, पहले ही इसमें सिर्फ 2 रूल्स है। सबसे छोटा ऑर्डर और सबसे प्यारा ऑर्डर यही है, सिर्फ 2 रूल्स हैं। यहीं पे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका ऑर्डर 4 तो ये हो ही गया। रूल नंबर 1 कहता है सूट टू बी कमेंस्ड बाय प्लेंट, यानी कि आपका सूट जो है वो हम तभी मान्य करेंगे जब आपने वाद पत्र मतलब प्लेंट फाइल कर दिया हो, और उसको फिर हम रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि इधर पता लग गया कि यार इंस्टीट्यूट तो ठीक है बट ये तभी होगा जब हम क्या लेके आएंगे, प्लेंट लेकर के आएंगे। और ये देखो कैसी शक्ल हो जाती है, जैसी ओफो एक और नया केस आ गया। करेक्ट, तो प्लेंट पर आते हैं ऑर्डर 7। ठीक है, जैसा कि ऑर्डर 4 में बोला गया कि जब तक आप अपने साथ प्लेंट को लेकर के नहीं आओगे हम सूट जो है नहीं मान्य करेंगे। क्या बोला, अपने साथ। तो साथ अगर आप ध्यान से सुनोगे तो क्या निकल के आता है, इट साउंड्स लाइक साथ इन हिंदी। करेक्ट, तो उन बच्चों के लिए जिन्हें याद रखने में तकलीफ होती है, छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिससे आप इन ऑर्डर को इजीली याद रख सकते हैं। तो प्लेंट बेसिकली क्या होता है, ये बताता है कि आप किस न्यायालय में जा रहे हैं, कोर्ट का नाम क्या है, प्लेंटिफ जो सूट लेकर के जा रहा है उसका नाम क्या है, डिफेंडेंट यानी प्रतिवादी यानी कि जिसके अगेंस्ट आप लेके जा रहे हैं वो कौन व्यक्ति है, कॉज ऑफ एक्शन आपका क्या है, मतलब क्या आपको परेशानी हो गई है, आप क्या रिलीफ चाहते हैं कोर्ट से, क्या न्यायालय, क्या कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है इस केस को डील करने की, अगर आप पैसे की मांग करते हैं तो कितना अमाउंट की मांग करते हैं, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिमांड करते हैं कि ये घर तो जैसे मानो मेरा है तो उस घर का डिस्क्रिप्शन कैसा है, देखने में कैसा है, गली नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सो दैट हम उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ वाले काम कहाँ लिखे होते हैं, ऑर्डर 7 बताता है। अब आता है ऑर्डर नंबर 6, प्लीडिंग्स। वाद पत्र में सिर्फ आपका फॉर्मेलिटीज़ नहीं, प्लीडिंग्स भी होती हैं कि आपकी क्या परेशानी है, जहाँ पे आप बताते हैं सर मेरे साथ यह ऐसा ऐसा किया, मेरे को घर से धक्का दे के निकाल दिया, मेरा ही घर है, मैं तो ओनर हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरीके के मटेरियल फैक्ट्स को आपको बहुत ही कंसाइज्ड फॉर्म में लिखना होता है, तो साइन वेरीफाई कर देते हैं और इसे हम कहते हैं प्लीडिंग्स। तो प्लीडिंग्स सिर्फ आपकी थोड़ी ना होंगी, ये तो सामने वाली पार्टी की भी होंगी, क्योंकि अगर आप कुछ कह रहे हो तो 2 बातें वो भी कहेगा, 2 बातें वो भी बोलेगा भाई। तो प्लीडिंग जो है, अगर आप ऑर्डर 6 पे जाओगे तो सबसे पहले वो यही कहता है प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट मतलब WS। तो ये होता है ऑर्डर 7 और ये होता है ऑर्डर 8, क्योंकि प्लीडिंग सिर्फ आपके, सिर्फ दुखड़े आपके नहीं है, दुखड़े सामने वाली पार्टी भी रोएगी अपने। ठीक है, सो दुखड़ा रोना इज बेसिकली और प्लीडिंग। ओके, अब आते हैं ऑर्डर नंबर 5 पर। तो ऑर्डर 8 हम आगे देखेंगे, ऑर्डर 5 में हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस में चल रहे हैं हम। अब आप फिर मुंह उठा के पहुंच गए और जज साहब का कहना है ये लो, ये तो फिर आ गए, आपने कहा सर ये लीजिए, हो गई सारी फॉर्मेलिटीज़। अब क्या करिए, जो सामने वाली पार्टी है यानी कि डिफेंडेंट है, आप उसको क्या करिए, प्रतिवादी को क्या दे दीजिए, समन्स दे दीजिए, उसको कोर्ट में बुलाएं, उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाएं और उससे जवाब मांगें उसने ऐसा क्यों किया। तो आपको कैसे याद रहेगा कि समन का ऑर्डर 5 है, याद से ध्यान से देखो यहाँ पे, समन अगर आप देखोगे तो अपने स्टार्टिंग में ही चीख चीख के कह रहा है यार मैं 5 से रिजेंबल करता हूँ, देखो 5 मेरे जैसा लगता है।
तो समन हो गया। अब ये जो समन है ये किसके लिए जाते हैं ऑर्डर 5 में? डिफेंडेंट के लिए, प्रतिवादी के लिए। जो विटनेसेस के लिए समन जाते हैं वो है ऑर्डर नंबर 16। अभी आप देखोगे 6 - 1 करोगे तो 5 निकल के आएगा। इन केस आप कभी भूल जाओ तो ये आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको कुछ टाइम में ये चीज़ें वैसे ही रट जाएंगी। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था, ऑर्डर नंबर 8 पे आते हैं, लिखित कथन। सामने वाले के भी हक है ना, वो भी अपने दुखड़े रोएगा। तो आपने समन में क्या बोला, अगर आपका जो भी दुखड़ा रोना है 30 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर आप आएँ और अपना WS यानी कि रिटन स्टेटमेंट फाइल करें। ऑर्डर 6 लग जाएगा, फैक्ट्स बताएगा कंसाइज फॉर्म में। ये देख सकते हैं आप कितने खुश हैं केस मिलने पे। आज तो मैं अपने पक्षकार को बचा के ही आऊँगा और ये आज तो झंडे गाड़ देने हैं और बल्ले बल्ले, पता नहीं क्या इनके थॉट्स चल रहे होंगे उस समय जो इतने खुश हैं। तो ऑर्डर 8 ये हो गया। तो अभी डिफेंडेंट को भी पता लग गया है कि केस फाइल हो गया, प्लेंटिफ ने तो पता ही है क्योंकि उसी ने केस फाइल करा है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आप आओगे कोर्ट के सामने जिस तारीख को बुलाया गया है। अब यहाँ पे पार्टीज को सुनेगा कोर्ट, तो क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय कोर्ट। ये बहस चल रही है कि मेरा ये मेरा वो जो भी है एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं, सब कुछ सुनेगा कोर्ट ऑर्डर नंबर 10 में। सब आएंगे, ऑर्डर 9 में अपीयरेंस, ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन। अब कानून अंधा होता है, जज नहीं, उसे सब दिखता है। तो बेसिकली आपके जो भी मुद्दे हैं, इनके जो भी मुद्दे हैं, कुछ ऐसे निकलेंगे कि डिस्प्यूटेड नहीं होंगे। जैसे कि लैंडलॉर्ड का कहना है कि इसने मुझे 5 साल से किराया नहीं दिया, तो टेनेंट ने अपने WS में लिखा हाँ मैं इसका किराएदार हूँ। तो ये क्या हो गया, ये डिस्प्यूटेड फैक्ट नहीं है, क्योंकि इसने बोला ये मेरा किराएदार, इसने बोला हाँ ये मेरा मकान मालिक, तो ये डिस्प्यूटेड नहीं है। ठीक है, तो ये इशू नहीं हुआ। इशू वो होता है जहाँ पे जो पक्षकार हैं दोनों किस पे हैं, डिस्प्यूट पे अड़े हुए हैं। एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। ठीक है, जिस पर वो डिस्प्यूट पे होते हैं उनको सिलेक्ट करके कोर्ट क्या बना देती है, इशू बना देती है कि एक्चुअली में इन दोनों पार्टीज़ के बीच का मुद्दा ना सिर्फ इतना है। अब ऑर्डर 14 में सेटलमेंट के बाद ऐसा हो सकता है कि कोर्ट को लग रहा हो कि ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये केस तो पहले ही हियरिंग पर निपट सकता है, डिस्पोज ऑफ हो सकता है। तो ऑर्डर 15 में आप डिस्पोज ऑफ कर दो और केस ख़त्म। अगर ऐसा नहीं लगता तो आप क्या करेंगे, एडजर्न करेंगे। ये देखिए तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आप सबको याद होगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन भी देखते जाइएगा भाई, ये पूछते हैं। ऑर्डर 18 में सुनवाई होगी, एडजर्न होने के बाद क्या होगी, सुनवाई होगी। ठीक है, और 19 यहाँ पे लिखा नहीं है, 19 डील्स विद एफिडेविट्स। अब उसके बाद ऑर्डर 20 में क्या आ जाता है, जजमेंट, डिक्री आ गई, कॉस्ट वगैरह जो लगाया है वो दे दिया और ख़त्म। अब जो भी डिक्री आई है उसका आप 21 को देखते हुए एग्जीक्यूशन करा दीजिए। इसके साथ सेक्शन 36 से 74 पढ़ते हैं, ये आपको पता ही था मैंने कल के लेक्चर में। सिर्फ इतना सा कहानी है, आप सबको ध्यान रखना है क्लैरिटी के साथ। ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20A आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ मैं छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ। आई विल शेयर द लिंक इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको अग्री करते हो कि आपको इससे कुछ मदद मिल रही है इस सीरीज़ से, तो लाइक कर दीजिए, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और गार्नियर वाले ऐड की तरह टेक केयर।